वेलकम स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन। और चूंकि यह आर्टिकल आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता है, एनुअल एग्ज़ाम में बहुत कम क्वेश्चन पूछा करता है, परंतु कंपटीशन एग्ज़ाम में ये बहुत मायने रखता है। कम से कम एक क्वेश्चन इस एरिया से आता ही है, इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसको अच्छे से समझें और इसकी ट्विस्टिंग पॉइंट को अपनी ब्रेन पर रिमाइंड करें। तो चलिए इसको समझने के लिए आप और हम अपनी एनर्जी सिंक्रोनाइज़ कर लें। इसके लिए हम कुछ सेकंड आंख बंद करें। ओके, देखो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ये इसका हेडिंग है। और इस हेडिंग को अगर हम देखें तो हमारे पास दो वर्ड आती है। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आता है जिसको हमने डिटेल में पढ़ा है, और गिब्स फ्री एनर्जी भी हमने पढ़ा है, बट इसको 11th में पढ़ा है। तो इसको थोड़ा सा हम रिमाइंड कर लें ये क्या होता है, फिर देखेंगे। जैसे मान लीजिए थर्मोडायनेमिक फंक्शन है गिब्स फ्री एनर्जी, और गिब्स फ्री एनर्जी को सिंबलाइज किया जाता है डेल जी से या डेल जी नोट से। अगर स्टैंडर्ड होगी तो नॉट से, और स्टैंडर्ड नहीं होगी तो ओनली डेल जी से। तो इसके लिए समझूँ कि ये थर्मोडायनेमिकली इसको डराइव किया गया है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में हमको एक सिस्टम की कल्पना करनी होती है। ये सिस्टम है और इसके चारों ओर क्या होती है, सराउंडिंग हुआ करता है। इस सराउंडिंग सिस्टम में देखें हम, तो हम जानते हैं कि अगर सिस्टम अपनी एनर्जी रिलीज़ करता है तो कहाँ जाएगी, वो सराउंडिंग की ओर जाएगा। और दूसरी स्थिति में अगर लेते हैं हम, ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, सिस्टम और ये सराउंडिंग है। तो अगर सिस्टम क्या करेगा, सराउंडिंग से एनर्जी लेती है, तो इस तरह की घटना होगी। अब देखते हैं इसको। मान लो हम अपने आप को सिस्टम मानते हैं, तो यदि मैं कार्य करूं या मैं रन करूं, दौड़ूं, निश्चित रूप से मेरी एनर्जी लॉस होगी। और ये एनर्जी कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, सराउंडिंग पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसी तरह से ये सिस्टम क्या करती है, जब वर्क करती है, जिसको हम बोलेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम, और ये हो जाएगी दूसरी परिस्थिति, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो इस केस पर आप सोच सकते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर कोई सिस्टम वर्क करता है, इसके लिए उदाहरण के रूप में बताया, अगर मैं दौड़ रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ या कोई काम कर रहा हूँ, ज़रूर मेरी एनर्जी लॉस होता है। तो मेरी एनर्जी क्या हो जाएगी, मेरी जो फ्री एनर्जी हो क्या हो जाएगी, कम होगी, और इसलिए इसका साइन माइनस होगा, और इसकी साइन क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इसकी फ्री एनर्जी बढ़ जाएगा क्योंकि ये सराउंडिंग से एनर्जी ले रहा है। ये तो हम जानते हैं फ्री एनर्जी से रिलेटेड बातें। और चूंकि हम ये भी पढ़े हैं कि जो फ्री एनर्जी होती है, किसी सिस्टम की फ्री एनर्जी में जितना जो कमी आती है, यहाँ नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, फ्री एनर्जी में कमी, यहाँ एनर्जी में क्या होगा, कमी होगा, वह होती है उसके W, याद रखना, W नॉन एक्सपांसन वर्क के, या इसी को बोलते हैं हम लोग W यूज़फुल वर्क के, या इसी को बोलते हैं हम लोग W इलेक्ट्रिकल वर्क बोलते हैं, और या इसी को बोलते हैं W नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इसके चार नाम हैं, नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये चार चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक ही चीज़ के चार नाम हैं। फिर से बोल दूं कि किसी सिस्टम की फ्री एनर्जी में जो कमी आती है,
वह उस सिस्टम द्वारा किए गए नॉन एक्सपांसन वर्क के बराबर होता है, या नॉन एक्सपांसन वर्क को दूसरा हम क्या बोलते हैं, नॉन यूज़फुल वर्क, उपयोगी कार्य के बराबर होता है। और ये क्या होती है, इलेक्ट्रिकल वर्क के बराबर होता है। और ये नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क के बराबर होता है। 4 नाम है, चारों में से कभी भी कोई प्रोनाउंस किया जा सकता है, किसी भी वर्ड को यूज़ करके क्वेश्चन दी जा सकती है, इसलिए हमको चारों नाम याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा और बता दूँ कि हर सिस्टम 2 तरह से वर्क करती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ मोटरसाइकिल का। तो मोटरसाइकिल देखो, बिना जब हमको कहीं जाना रहता है तो हम क्या करते हैं, इंजन स्टार्ट करते हैं। तो इंजन में क्या होती है, इंजन वर्क करता है। आपने सुना ही होगा कि वहाँ पे क्या होती है, कार्बोरेटर से इग्निशन मिक्सचर जाती है, स्पार्क प्लग के थ्रू जब जलाया जाता है तो गैस पैदा होती है। गैस क्या होती है, प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर पिस्टन को ढकेलता है और इस तरह से क्या होती है, आगे पीछे पिस्टन होते रहता है। तो वो क्या कहलाएगा, एक बार क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक बार वॉल्यूम घट रहा है। इसका मतलब वहाँ पर जो वर्क हो रही है वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है। और इसी प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बदौलत वो क्या होती है, बाइक जो है, मोटरसाइकिल रोड में दौड़ने लगती है। हमारे लिए यूज़फुल वर्क तो रोड में दौड़ना है उसका। अगर मान लो, कल्पना करो, बिना इंजन स्टार्ट किए अगर कोई मोटरसाइकिल रोड में दौड़ती है तो हमें क्या तकलीफ होगी। इसलिए हमारे लिए तो उपयोगी क्या है, रोड में दौड़ना है उसका। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती, वो मैकेनिकल वर्क होता है। और बाकी जो क्या होती है, मोटरसाइकिल को रोड में दौड़ना, वो यूज़फुल वर्क होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क बोलते हैं, या फिर नॉन एक्सपांसन वर्क बोलते हैं, या फिर नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क बोलते हैं। ये चारों बातें याद रखना। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिब्स फ्री एनर्जी में रिलेशन देखते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और जानना पड़ेगा जाने से पहले, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन या स्वतः प्रवर्तितता, स्वतः प्रवर्तितता, इसको स्पॉन्टेनिटी बोलते हैं। स्वतः प्रवर्तितता का मतलब कोई भी घटना अगर अपने आप होती है तो वो स्वतः प्रवर्तित कहलाता है। जैसे गैसों का आपस में मिलना स्वतः प्रवर्तित है, अगरबत्ती खुशबू का फैलना स्वतः प्रवर्तित है। तो जो घटनाएं स्वतः प्रवर्तित होती है, किसी एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो क्या कहलाती है, हमारा स्वतः प्रवर्तित कहलाता है। और अगर आसान समझना है आपको स्वतः प्रवर्तितता का, तो यहाँ पर देखो, अगर कोई वस्तु ऊपर में है, रखी है, अगर उसको छोड़ दिया जाए ऊपर से तो नीचे गिरना ऑटोमेटिक होता है। तो वो क्या कहलाएगा कि उस वस्तु का नीचे की ओर गिरना स्वतः प्रवर्तित कहलाएगा। परंतु अगर उस वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकें तो ये संभव नहीं है अपने आप, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल वर्क या एक्सटर्नल कोई एजेंसी ना लगाया जाए। इसलिए किसी वस्तु का ऊपर की ओर जाना स्वतः प्रवर्तित नहीं है, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर आना क्या है, वो स्वतः प्रवर्तित होता है। तो यहाँ पर भी हम देखें, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। और हम जानते हैं कि डेल जी के द्वारा हम किसी सिस्टम की स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा है 11th क्लास में, जिसमें हम जानते हैं कि अगर ये निगेटिव होती है तो सिस्टम क्या हो जाती है, स्वतः प्रवर्तित या स्पॉन्टेनियस हो जाता है। और अगर डेल जी की वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव होता है तो वो अस्वतः प्रवर्तित होती है, मतलब अपने आप नहीं होती, अस्वतः प्रवर्तित। और तीसरा, अगर डेल जी इक्वल टू 0 होता है तो ये कहलाता है साम्य अवस्था में रहता है। ये हमने 11th में पढ़ा है। तो यहाँ पर हम देखें कि किसी सिस्टम की फ्री एनर्जी में जितना कमी होती है वह सिस्टम उतना ही स्वतः प्रवर्तित होता है। या यूँ कहूँ कि जिस सिस्टम की चेंज इन फ्री एनर्जी की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो सिस्टम क्या होगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इस केस पर अब देखते हैं हम लोग 2 बातें हमने देखा, एक तो स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन एंड फ्री एनर्जी, और दूसरा कि आखिर वो क्या मेजर करता है, डेल जी, जिसको हमने यूज़फुल वर्क कहा है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। थोड़ा सा इसको और हाईलाइट करें। हमने बहुत सारी घटनाएं, इससे संबंधित बातें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या से रिलेटेड हम पढ़ लिए हैं। अगर इसको सार में बोला जाए तो हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रिक जनरेट करने की एक डिवाइस है या एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है, ऐसा बोल सकते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि इसके द्वारा जो क्रिएटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उनको हम
वेरियस टाइप ऑफ एरियाज़ में यूज़ करते हैं, जैसे घड़ी में यूज़ करते हैं, टार्च में यूज़ करते हैं, टीवी चलाने के लिए यूज़ करते हैं, एरोप्लेन चलाने के लिए यूज़ करते हैं, ट्रेन चलाने के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वेरियस एरियाज़ में यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमको देखना पड़ेगा कि किसी सेल की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, किसी सेल की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है या इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंस होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होता है। तो यहाँ देखो सेल क्या करती है, केवल इलेक्ट्रिकल वर्क करता है। तो हमने देखा यहाँ पे कि W इलेक्ट्रिकल, ध्यान दीजिएगा फिर से, यहीं से आप कंफ्यूज मत होइए। W इलेक्ट्रिकल में क्यों लिया, क्योंकि हमने जाना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी और इसके एनर्जी को वेरियस एरिया में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिया, W इलेक्ट्रिकल लिया, मतलब इसका रिलेशन क्या है कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलीज़ होने वाली या प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को शो कर रहा है वो, और ये इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। इसको मैं ई सेल ले रहा हूँ, सेल में जो या EMF ऑफ द सेल, और होता है इनटू होता है Q। Q क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक चार्ज है या इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, या इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो, ये Q है इलेक्ट्रिकल चार्ज, ये है आपका EMF ऑफ सेल। तो हमारे पास क्या हो गई, इज ई सेल इंटू Q। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी सेल द्वारा जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होता है वह उस सेल की EMF और इलेक्ट्रिकल चार्ज के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मीन्स W इलेक्ट्रिकल ऑफ अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ EMF ऑफ द सेल एंड द इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यहाँ पर देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज किस पर डिपेंड करता है, Q। तो Q मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज ये डिपेंड करता है, सेल को कल्पना करो तो सेल में आखिर कौन फ्लो होता है, डायरेक्ट करंट तो फ्लो होता नहीं, उसके पहले क्या होती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या है, चार्ज है। तो चार्ज के फ्लो होने से ही क्या होती है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल चार्ज का संबंध जरूर इलेक्ट्रॉन की फ्लो से है, और इसलिए यहाँ पर होती है कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो प्रोपोर्शनल होता है n के, और n क्या है यहाँ पे, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन रेडॉक्स या रिएक्शन। जो भी रिएक्शन होगा उस रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन, चूंकि सेल में रेडॉक्स रिएक्शन ही होता है, इसलिए जितने भी नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन होंगे वो उस पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्ज। मतलब जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र अगर ज़्यादा होंगे तो उसको इलेक्ट्रिकल चार्ज भी ज़्यादा होगा। अब इसको अगर इक्वल साइन में बदलें हम तो क्या हो जाएगी, Q इक्वल टू हो जाएगा, कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट होता है यहाँ पर F, और क्या हो जाएगी, हाँ F इंटू M। यहाँ F है आपका फेराड या फेराडे नियतांक बोलते हैं इसको, फेराडे नियतांक या फेराडे कांस्टेंट बोलते हैं। और इसको समझ लीजिए कि फेराडे नियतांक क्या होता है। एक्चुअल में यह क्या होती है, एक मोल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से जितना चार्ज फ्लो होता है वो कहलाता है फेराडे कहलाता है। अब देखते हैं कि फेराडे नियतांक क्या होता है। तो मैं यहाँ पर एक मोल, याद रखिएगा, एक मोल इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र या फ्लो से जितना चार्ज फ्लो होता है, जितना विद्युत बोल सकते हैं, जितना विद्युत फ्लो होता है वो एक फैराड कहलाता है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इसको लें, निकालना चाहें तो एवोगाड्रो नंबर, एक मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर से लें तो Na हो जाएगा, और इक्वल टू क्या होगी, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन।
एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज जितना होता है, और चूंकि हम जानते हैं Na इज इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, और एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आती है 500 कूलम। ये आती है आपकी 1 फैरेड का 96,500 कूलम्स होता है। अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो हमको मिल जाएगा W इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू हो जाएगा E सेल इंटू F इंटू N। सॉरी, यहाँ पे माइनस होता है, मैं भूल गया था माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा। इसको अरेंज करके लिखें तो हो जाएगी W इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू हो जाएगी -NEF, और यहाँ याद रखना है E सेल पोटेंशियल है या EMF ऑफ द सेल है। ये फार्मूला मिली हमको। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मानूं, और हम जानते हैं कि हमारा जो फ्री एनर्जी है वह क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मापता है। तो यदि हम जानते हैं कि del G होता है वह क्या होती है, W इलेक्ट्रिकल होता है। W इलेक्ट्रिकल होता है किसी तंत्र की फ्री एनर्जी माइनस, या किसी तंत्र की जो फ्री एनर्जी में कमी होती है वो उसके W नॉन एक्सपांसन वर्क के इक्वल होता है। और इसलिए हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं del G इज इक्वल टू माइनस नॉन एक्सपांसन वर्क होगा। और यहाँ पर चूंकि नॉन एक्सपांसन वर्क डन किसके इक्वल होगा, W इलेक्ट्रिकल के इक्वल होगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगी, del G इज इक्वल टू W इलेक्ट्रिकल होगा। और W इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू चूँकि क्या होता है हमारे पास -NEF होता है, तो माइनस हो जाएगा NEF। ये मिल गया हमारे पास फार्मूला, जिसको हम लिख सकते हैं del G इज इक्वल टू -NEF। जब हम यहाँ फिर से एक बार देख लो, ये तो यहाँ तक समझ गए होंगे आप, W इक्वल टू NEF आ गया। चूँकि 11th क्लास में अपने पढ़ाया, कुछ देर पहले भी देखा कि किसी तंत्र की मुक्त ऊर्जा में जो कमी होती है वह उसके अप्रसार कार्य के बराबर होता है, और अप्रसार कार्य को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क बोलते हैं। इसलिए क्या होगा, इसके प्लेस पर हम ये लिखेंगे, और फिर इसके प्लेस यहाँ पर क्या है, NEF आया है, ये रखने पर मिल जाता है अपने को del G इक्वल टू -NEF मिल जाता है। अब अगर दो सेलों के बीच फ्री एनर्जी में कंपैरिजन करना होता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी को कंपेयर लिया जाता है। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, यहाँ ध्यान लीजिएगा, यहाँ से पॉइंट ट्विस्ट हो रहा है। अगर दो सेलों के बीच की कंपैरिजन होती है तो उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड के रूप में लिया जाता है। और स्टैंडर्ड, यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब स्टैंडर्ड होगा तो यहाँ पर क्या होगी, फ्री एनर्जी भी स्टैंडर्ड हो जाता है। ऑन कंपेयरिंग टू सेल वी टेक स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और वहाँ अगर लेते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, del G 0 इज इक्वल टू -EF। ये फार्मूला मिल गया, और इससे हम किसी सेल के अंदर होने वाली रिएक्शन की फिजिबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो देखते हैं। देखो, हम जानते हैं, यहीं से आपका कॉम्पिटिटिव या स्टार्ट होता है। हम जानते हैं कि अगर del G की वैल्यू निगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस होता है, del G की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ये हमारे पास शर्त है। अब यहाँ देखो, इसकी वैल्यू निगेटिव कब आएगा, पहला कंडीशन, अगर इफ सेल पोटेंशियल मीन्स E0 सेल है ये,
अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो निश्चित रूप से क्या होगी, डेल जी की वैल्यू निगेटिव होगा और सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और ये हम लेते हैं ई नॉट, सेल की वैल्यू अगर निगेटिव होती है देन डेल जी विल बी पॉजिटिव, सो इन दिस कंडीशन सेल रिएक्शन विल नॉन स्पॉन्टेनियस, वो रिएक्शन सेल रिएक्शन नहीं हो सकती, मीन्स हमको करंट नहीं मिल पाएगा। तो हम क्या करते हैं, कोई सेल रिएक्शन होगी कि नहीं वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बेस पर बता सकते हैं, सेल पोटेंशियल की बेस पर बता सकते हैं। अगर किसी सेल की सेल पोटेंशियल अगर निगेटिव होगी तो वह सेल रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है और सेल से रिएक्शन ही प्राप्त नहीं होगा, मतलब करंट ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी सेल की सेल पोटेंशियल या ईएमएफ पॉजिटिव है तो यहाँ पर डेल जी निगेटिव होता है, इसलिए उस कंडीशन पर क्या होगी, सेल रिएक्शन होगा और अपने को करंट मिलेगा। तो ये तो हम बता सकते हैं कि कौन सी परिस्थिति में किसी सेल का रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, या फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन। अब हम आगे चलते हैं ई सेल के लिए। चूंकि हम जानते हैं ई सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस आर टी एन एफ लॉग टू द बेस ई कैसी होता है। जब इसको हम बदलें ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ई नॉट और ये हो जाएगा 2.303 एन एफ और लॉग के सी। चूँकि इस कंडीशन पर ई ज़ीरो की वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए क्या होगी, ई सेल इज इक्वल टू माइनस 2.303 एन एफ लॉग के सी। यहाँ हम आर टी, यहाँ आर टी रहेगा आर टी। अब यहाँ पे देखो माइनस एन एफ से इंटू कर दो, माइनस एन एफ से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर यहाँ क्या हो जाएगी, माइनस एन ई सेल एफ हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, एन एफ कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगी अपने को, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 2.303 आर टी लॉग के सी। और इसकी वैल्यू होता है माइनस डेल जी, हमने देखा है तो माइनस डेल जी इज इक्वल टू क्या आ गया, 2.303 आर टी लॉग के सी। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। यहाँ क्या है, के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसको हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। तो यहाँ से भी देखें हम कि ये फार्मूला आया। तो पहले तो ये देख लें कि इस रिलेशन का हमारे पास क्या यूज़ है। इस रिलेशन से हम किसी शेल के अंदर होने वाली रिएक्शन की फिजिबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि उस सेल के अंदर रिएक्शन होगी कि नहीं, और रिएक्शन होगी तो निश्चित रूप से अपने को करंट मिलेगा और नहीं हो सकती तो फिर करंट नहीं मिलेगा। तो ये हो जाएगी इसकी इम्पोर्टेंस। और दूसरा यहाँ से अगर देखें हम, ये फार्मूला भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कैसी की वैल्यू अगर देखते हैं हम लोग, कैसी की वैल्यू के आधार पर अगर देखें तो कैसी की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, ये आर और टी तो कांस्टेंट रहेगी, तो कैसी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं। अगर कैसी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो डेल जी निगेटिव होगा, कैसी की वैल्यू निगेटिव आती है ये क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम कैसी की वैल्यू के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं कि सेल रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। अब हम चलते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी रिएक्शन के लिए। यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये बातें आप अच्छी तरह से याद रख लो। हमने दो चीज़ देखा, एक तो डेल जी देखा, ये है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर जो हमारा ई सेल होता है या सेल पोटेंशियल जो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, गहन और विस्तीर्ण गुण। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि वो उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है
और इंटेंसिव का मतलब उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। तो यदि हम मान लें कि यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं ZnCu2 प्लस इज इक्वल टू Zn2 प्लस एंड Cu, ये रिएक्शन लिखते हैं, तो इसके लिए डेल जी की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगी 2E और F हो जाएगा, या इसको अगर स्टैंडर्ड में ले तो ये हो जाएगी। अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ 2ZnCu2 प्लस, यहाँ पे 2 से इंटू कर 2Cu प्लस 2Zn2 प्लस 2Cu लिखता हूँ, तो यहाँ पर देखो 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं इसलिए इसके लिए क्या हो जाएगी -4E0F हो जाएगा। कुल मिला के ये क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है और ये इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसको, डेल जी को। डेल जी क्या है, क्वांटिटी है। अब प्रश्न आती है हमारे पास, मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है, देखिए इसका क्या है, यहीं पर हम कंफ्यूज होते हैं। मान लो हमको एक रिएक्शन दिया है A प्लस E माइनस और इस रिएक्शन के करस्पॉन्ड डेल जी है मान लो डेल G1। दूसरा एक रिएक्शन है A प्लस कन्वर्ट होता है A2 प्लस एंड E माइनस और इसका होता है डेल G2। अगर इस दोनों रिएक्शन को जोड़ते हैं हम लोग, दोनों रिएक्शन को जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, देखो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और इसलिए क्या मिलेगी अपने को A इज इक्वल टू हो जाएगा A2 प्लस 2E माइनस, ये भी जुड़ जाएंगे चूंकि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और अगर इसको हम क्या माने, अगर मान लो डेल जी टोटल मानते हैं तो क्या हो जाएगी डेल G1 प्लस डेल G2 हो जाएगा। ये इस तरह से निकाल सकते हैं, अर्थात दो रिएक्शंस की अगर फ्री एनर्जी हमको दिया हो और दोनों रिएक्शन को जोड़ने पर जो नेट रिएक्शन आता है उसकी अगर फ्री एनर्जी निकालने के लिए बोले तो हम इन दोनों रिएक्शनों की फ्री एनर्जी को ऐड करके नेट फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर मान लो मैं यहीं पे बोलूं कि ये ध्यान, ये अगर मान लो इसका क्या है, ये E1 है, ये E2 है, E1 और E2 है हाफ सेल का, ये मान लो हाफ सेल है, सेकंड हाफ सेल है, तो इससे जो बने सेल होंगे इसकी जो E नेट होगा या ET होगा या E सेल होगा वो हम ऐसा नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी होते हैं वो एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं रखते। चूंकि ये एडिटिव प्रॉपर्टी रखा है, एक्सटेंसिव है इसलिए एडिटिव प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए ऐड करके निकाल सकते हैं। लेकिन सेल पोटेंशियल एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं रखता है इसलिए हम डायरेक्ट इसको जोड़कर यहाँ नहीं निकाल सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले इस पोटेंशियल को डेल जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर डेल जी को जोड़ करके हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर कौन सी फार्मूला यूज़ करोगे आप, देखो यहाँ पे डेल G1 इज इक्वल टू हो जाएगा NE1F, यहाँ E1 की वैल्यू रख देंगे, डेल G1 मिल जाएगा। यहाँ भी क्या करेंगे, डेल G2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या करेंगे NE2F, इस फार्मूला का यूज़ करके हम यहाँ डेल G2 निकाल लेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगी, डेल G टोटल मिलेगा डेल G1 और ये हो जाएगा प्लस डेल G2, और यहाँ से जो डेल GT आएगा इसलिए वहाँ पर निकाली जा सकती है हमारे पास। देखो डेल GT इज इक्वल टू हो जाएगा NE सेल या टोटल बोल सकते हैं और ये F हो जाएगा। ये वैल्यू अगर याद है अपने को तो यहाँ से निकाली जा सकती है E सेल इज इक्वल टू हो जाएगा डेल GT इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस NF, यहाँ से ये निकाली जा सकती है। तो ध्यान रखना, अगर परीक्षा में ये प्रश्न बहुत सरल होता है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर फ्री एनर्जी दिया है अपने को और उसकी नेट फ्री एनर्जी निकालने के लिए बोलता है तो आप डायरेक्ट उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करके उसकी नेट फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं।
लेकिन अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हो और उन इलेक्ट्रोडों को जोड़ने पर जो सेल बनेगी उस सेल की पोटेंशियल अगर निकालने के लिए बोलता है तो हम दोनों इलेक्ट्रोडों पोटेंशियल को डायरेक्ट इसके जैसा जोड़ करके नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होता। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस सेल पोटेंशियल के करेस्पॉन्ड या हाफ सेल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को के करेस्पॉन्ड हमको फ्री एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर फ्री एनर्जी जो आएगा वहाँ से ई फ्री एनर्जी, फिर इस फार्मूला से हम क्या कर लेंगे, उसकी ई सेल निकाल सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस।